नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में। आज 2 अक्टूबर को शास्त्री जी की जयंती है। 1904 में इसी दिन इनका जन्म हुआ था और ये एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। देश की आज़ादी के बाद ये कई पदों पर रहे, कई बार मंत्री रहे और फाइनली भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इन्होंने भारत को बहुत मुश्किल समय से उबारा था। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में जीत दिलाई भारत को, और उसके अलावा खाद्यान्न का जो संकट था वो इन्होंने फेस किया। तो शास्त्री जी का जो जीवन है वो एक बहुत ही आदर्श पॉलिटिशियन का जीवन है और इसी जीवन को हम आज देखेंगे। इनकी पॉलिटिकल यात्रा क्या रही और किन पदों पर ये रहे, किस तरह से इन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सहयोग दिया। तो चलिए, देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कहे जाने वाले शास्त्री जी के जीवन के बारे में आज इस वीडियो में हम जानते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको इतना बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो जरूर करें इस आईडी पर, क्योंकि वहां पर मेरी एक सीरीज चल रही है, इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। तो इसमें 7 सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगला सेट सोमवार शाम 7 बजे डिस्कस होने वाला है। प्रीलिम्स 2021 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सो डू ज्वाइन दिस सीरीज। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है 1904 में। तारीख थी 2 अक्टूबर, यानी कि आज ही का दिन, इसीलिए आज शास्त्री जयंती मनाते हैं। और जगह थी मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में। मुगल सराय कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी से थोड़ा ही दूर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल सराय नाम का एक शहर है। यहाँ पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम अब बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया जा चुका है। शास्त्री जी का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। अब उस समय ज्यादातर कायस्थ परिवार जो हैं वो उर्दू में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, उर्दू में तालीम दी जाती थी, पढ़ाई उर्दू में ही ज्यादा होती थी। इसी परिपाटी पर लाल बहादुर जी की भी पढ़ाई बचपन में उर्दू में होती है। और मुगल सराय में एक ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज था, ये एक स्कूल था, यहाँ पर इनकी पढ़ाई होती है। और एक मौलवी थे बुधन मियाँ, जिनके अंडर में ये अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं 4 साल की उम्र में। तो यहाँ पर ये कक्षा 6 तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद बेहतर स्कूल के लिए ये वाराणसी चले जाते हैं। वाराणसी के हरीशचंद्र विद्यालय में इनकी पढ़ाई होती है आगे की। और यहाँ जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अपना सरनेम हटा देते हैं। इनका पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, और जब ये वाराणसी जाते हैं तब ये वहां से अपना सरनेम हटा देते हैं और उसके बाद केवल लाल बहादुर अपना नाम लिखते हैं। सरनेम इन्होंने हटा दिया क्योंकि ये कहते थे कि जाति सूचक होता है सरनेम, इसको नहीं रखना चाहिए, तो कास्ट डिराइव्ड सरनेम इन्होंने हटा दिया। आगे चलकर ये कॉलेज ज्वाइन करते हैं काशी विद्यापीठ में। काशी विद्यापीठ जो है ये उसी समय नया नया एक कॉलेज बना था। इसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था बनारस में, और ये एक हायर एजुकेशन का अब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है। आज तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसका पूरा नाम ही अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। तो इसका इनॉग्रेशन जब हुआ था तो उस समय सबसे शुरुआती स्टूडेंट्स में थे लाल बहादुर, और वहां से इन्होंने डिग्री करी फिलोसफी की। तो फिलोसफी और एथिक्स, तो इसीलिए ये इतने एथिकल थे, एथिकल प्राइम मिनिस्टर कहे जाते थे। तो इन्होंने एथिक्स और फिलोसफी में अपनी डिग्री करी इस विद्यापीठ से 1925 में। और ये डिग्री जब दी जाती थी तो जिसको डिग्री देते थे उसको शास्त्री कहा जाता था, यानी कि शास्त्री एक उपाधि थी जो भी फिलोसफी के अंदर डिग्री कर जाता था। तो यहां से उनके नाम के आगे शास्त्री जुड़ गया। अब शास्त्री उनका एक्चुअल सरनेम नहीं था, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। तो ये टाइटल था, बैचलर्स डिग्री करने पर ये दिया जाता था इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, काशी विद्यापीठ के द्वारा। लेकिन ये नाम इनके साथ हमेशा आगे चलने लग गया। तो जो भी इन्हें बुलाता था या लिखता था वो लाल बहादुर शास्त्री लिखने लगा। तो शास्त्री का लिटरल मीनिंग क्या होता है? स्कॉलर, यानी बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति। तो इसी तरह से इनका नाम पड़ता है लाल बहादुर शास्त्री। अब शास्त्री जी की एक खास बात ये थी कि ये हाइट में थोड़े से छोटे थे। इनका कद केवल 5 फीट 2 इंच का था, लेकिन जो इनका राजनीतिक कद है वो इतना ऊंचा था कि उसको हम नाप नहीं सकते। तो इनकी खास बात ये थी कि बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि हमेशा धोती पहना करते थे, और केवल एक बार इन्होंने पैंट या पजामा कुछ पहना था जब क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम राष्ट्रपति भवन में आई थी। तो उनके लिए जो रिसेप्शन रखा गया था 1961 में, उस समय इन्होंने थोड़ा फॉर्मल ड्रेस पहना था। उसके अलावा ये हमेशा धोती पहनते थे। 16 मई 1928 को इनकी शादी होती है। तो इनकी वाइफ का नाम था ललिता देवी, और इनके 4 बच्चे और 2 बेटियां हुई थी। ये इनका परिवार था। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि थोड़ा मतलब जो आम कद होता है उससे थोड़े से छोटे थे, लेकिन इस छोटे कद के व्यक्ति ने जो पॉलिटिक्स के अंदर किया उससे उनका कद कई गुना ऊंचा हो जाता है। तो ये हमें बताता है कि एक्चुअली में फिजिकल ट्रेट्स इतना मैटर नहीं करते, चाहे कोई कद में छोटा हो या कोई भी अन्य फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट शॉर्ट हाइट इज अ डिफॉर्मिटी, बट मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि फिजिकल ट्रेट से अपने आप को रोको मत। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे में ये कमी है शरीर में, फिजिकली जो भी है, तो मैं काला हूं गोरा हूं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है लॉन्ग रन में। अगर आप जो करना चाहते हैं उसमें आप अच्छे हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे।
तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं पुराने शास्त्री जी और उनके परिवार के। तो इनका काफ़ी अच्छा खासा बड़ा परिवार है, आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि ये फोटोग्राफ सारे उनके मतलब जीवन के बाद के समय के हैं, जब वो बड़े हो चुके हैं। तो ये सब उनके बच्चे बच्चों और पोते पोतियों के साथ उनका फोटोग्राफ है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी का भारत के आज़ादी के आंदोलन में आगमन कैसे होता है? तो ये तो एक स्टूडेंट थे, लेकिन जब ये स्कूल में थे उसी समय 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और ये अपने स्कूल टीचर से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनके हाई स्कूल टीचर थे निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, और ये देशभक्ति से ओतप्रोत एक शिक्षक थे जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर किया। और इनसे इंस्पायर होकर शास्त्री जी भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने लगे और कई सारी नोटेबल पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद, गांधी जी जो उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे, एनी बेसेंट, इन सब के बारे में उन्होंने जाना। जनवरी 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने चरम पर था, उस समय गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में एक रैली करी थी, एक भाषण दिया था। वहां पर शास्त्री जी भी मौजूद थे। अब 1921 में इनकी क्या उम्र थी? 16 साल के आसपास इनकी उम्र है, 16-17 के थे ये। 10th क्लास का एग्जाम देना था, 3 महीने दूर थे अपने परीक्षा से। लेकिन गांधी जी ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप सरकारी स्कूल छोड़ दो। तो शास्त्री जी ने उनके आह्वान पर अगले ही दिन अपना हरीश चंद्र हाई स्कूल जो है वो छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो गए, वॉलंटियर बन गए। असहयोग आंदोलन की जो गतिविधियां हैं उनमें हिस्सा लेने लग गए, पिकेटिंग में और एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस में, रैलीज में ये हिस्सा लेते थे। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया इन सब हरकतों के कारण, लेकिन क्योंकि ये 18 साल के नहीं थे, नाबालिग थे, तो इन्हें जल्दी छोड़ दिया गया। लेकिन इसी से इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की दिशा तय कर दी। तो आगे चलकर ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी से जुड़ते हैं, लोक सेवक मंडल इसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने ये संस्था बनाई थी और इसका नाम जो आपको दिख रहा है ऐसा ही इसका काम था, लोक सेवा, यानी कि लोगों की सेवा करना, सर्वेंट ऑफ द पीपल। और सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के मेंबर से ये उम्मीद करी जाती थी कि वो बहुत ज़्यादा धन का संचय नहीं करेंगे, बहुत प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, पर्सनली बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है, सिंपल जीवन उन्हें जीना है, जो भी उनके पास है उससे दूसरों की सेवा करी जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पूरे जीवन में इन्हीं आदर्शों का पालन किया। तो ये सोसाइटी हरिजन के उत्थान के लिए काम करती थी। मुजफ्फरपुर वाले एरिया में जाकर इन्होंने काम किया। गांधी जी ने इनको कहा था कि मुजफ्फरपुर जाओ, बिहार में, वहां जाकर इन्होंने हरिजन के उत्थान के लिए काफी काम किया और बाद में आगे चलकर ये इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो ये सब बात है मिड 1920s की। फिर उसके बाद 1928 के आसपास जब साइमन कमीशन आ गया था, साइमन गो बैक के नारे के साथ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, उसी समय शास्त्री जी काफी एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। और अब तो ये बालिग हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, 24 साल 25 साल की उम्र थी इनकी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं और 1929 में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो काफी कम उम्र में, 25-26 की उम्र में, ये इलाहाबाद, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था, वहां के सेक्रेटरी बन गए कांग्रेस के। उसके बाद 1935 में आगे चलकर ये पूरे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, विच इज अ वेरी सीनियर पोस्ट, यानी कि कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने बहुत धीरे धीरे तरक्की करके अपना कद बढ़ाया। तो ये एक्चुअली में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी, बिल्कुल बाल्यकाल में इन्होंने शुरुआत करी पॉलिटिक्स में और धीरे धीरे देश के आज़ादी के आंदोलन में, मतलब पॉलिटिक्स कहना भी गलत होगा, फिर पॉलिटिक्स भी कह सकते हो क्योंकि आगे चल के इन्होंने चुनाव भी लड़ा था 37 में। तो पॉलिटिक्स और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों में इनका जो कद है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 1937 में जब चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, तो ये भी चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मेंबर बन जाते हैं। और वहां पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था कांग्रेस का, उसके ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, यानी कि पार्टी इनको अच्छे पद दे रही थी क्योंकि इनका काम अच्छा था। सो ही वॉज वेरी गुड एज अ जनरल सेक्रेटरी, इसीलिए इन्हें आगे चलकर पार्लियामेंट्री बोर्ड का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी बनाया गया। 1937 और 46 दोनों ही चुनाव में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस में चुनाव जीत गए थे। बाय द वे मैंने शायद उत्तर प्रदेश बोल दिया था, वो उस समय नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था, आदत हो गई है, आजकल उत्तर प्रदेश ही बोलते हैं। तो 37 और 46 इन दोनों ही चुनाव में ये उत्तर प्रदेश की असेंबली में चुने गए थे एज अ इलेक्टेड मेंबर। लेकिन आपको पता ही है कि 1939 में सभी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया था। 1940 में जब इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है तो उस समय इन्हें 1 साल के लिए जेल भी भेजा जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी को सपोर्ट करते हुए। 1 साल जेल में रहने के बाद ये छूटकर बाहर आए ही थे कि गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन का आगाज कर दिया। तो बॉम्बे में अगस्त 1942 में गोवलिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और शास्त्री जी जो बिल्कुल जेल से अभी अभी बाहर आए थे, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि पीछे मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं। ये तुरंत इस मूवमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं इलाहाबाद और अपने क्षेत्र में जाकर वहां पर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे शास्त्री जी का जो कद है वो पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए ये बात मैं बार बार आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि कैसे इन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए, पॉलिटिक्स में कोई बैकग्राउंड ना होते हुए, ना ही इनके पिताजी कोई बहुत बड़े वकील थे, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था इनका, उसके बावजूद इन्होंने धीरे धीरे तरक्की करी और अल्टीमेटली ये देश के सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो जब देश आज़ाद होता है उस समय 1946-47 के समय ये यूनाइटेड प्रोविंसेस के असेंबली मेंबर थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एमएलए का जो दर्जा होता है आज, उस पद पर ये थे जब देश आज़ाद होता है। तो 1947 में देश के आज़ाद होते ही जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है वहाँ पर इन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया जाता है। उसके बाद जो गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, उनकी सरकार में इन्हें मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पद पर रहते हुए इन्होंने पहली बार देश में महिला कंडक्टर्स को अपॉइंट किया था। कंडक्टर यानी कि जो बस में टिकट काटता है, कहीं लॉकडाउन में आप लोग भूल ना गए हो कि कंडक्टर क्या होता है। राज्य में मंत्री पद पर रहते हुए ही इन्हें केंद्र से संगठन का बुलावा आता है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ये जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी का पद ऑल इंडिया लेवल का पद है। बहुत ही सीनियर पद होता है ये कांग्रेस पार्टी में, मतलब एटलीस्ट उस समय तो बहुत ही सीनियर होता था, आज भी होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, पूरे पार्टी की कमान एक तरह से आपके हाथ में होती है एज जनरल सेक्रेटरी। तो ये 1951 की बात है। उसके बाद में 51 के एंड में देश में चुनाव होते हैं, तो उस समय केंद्र और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ होते थे। तो 1952 में शुरुआत में जब चुनाव के नतीजे आए तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा से चुनाव लड़ा था और फूलपुर सीट से ये जीत भी गए थे। 69% वोट इन्हें मिले थे और उस समय ये ऑलरेडी मंत्री थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि अब ये होम मिनिस्टर बनाए जाएंगे यूपी के, मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन इनको मिलेगी उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन सरप्राइजिंगली इन्हें केंद्र से बुलावा आता है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बुलाया कि आओ हमारी कैबिनेट में आप शामिल हो, ऑल इंडिया मिनिस्टर आपको बनना है, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आना है। तो ये जो भारत की पहली मंत्रिपरिषद थी उसका ये फोटोग्राफ है। क्या आप इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को पहचान सकते हैं? आराम से वीडियो पॉज करके 10 सेकंड देखो और फिर बताओ मुझे। तो देखो इसमें आपको शास्त्री जी कहीं नहीं मिलेंगे, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। एक्चुअली ये फर्स्ट मिनिस्ट्री है, मैंने आपको बोला ना, दिस वाज द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहली जो मिनिस्ट्री थी वो 1947 से 51 तक मौजूद थी। उसके बाद 51 में चुनाव होते हैं और फिर नई मिनिस्ट्री बनती है। और आपका हिंट क्या था यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो आप देख सकते थे कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं। तो 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर BR अम्बेडकर बैठे हैं जो 51 में मंत्री पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के खिलाफ। और उस समय पहली मंत्री परिषद के अंदर ये लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद ये चुनाव हार जाते हैं। ओके, तो ये दो, मतलब और भी बहुत सारे हिंट है बट ये दो तो आपको मालूम होने चाहिए। अब आप पूछोगे कि शास्त्री जी के मंत्री वाला फोटो कहाँ है, तो देखो सेकंड मिनिस्ट्री का मेरे को कोई फोटोग्राफ नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा तो यही फोटो मिला। तो ये बस ट्रिक क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए। आजाद भारत में चुनाव के बाद बनी पहली कैबिनेट में शास्त्री जी को रेलवे मंत्रालय सौंपा गया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनको दी गई और इन्होंने वहां पर बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन 1956 में एक रेलवे एक्सीडेंट होता है तमिलनाडु में, जिसमें 144 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले अगस्त महीने में भी एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर भी कई लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अगस्त में भी शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दिया, पेश किया प्रधानमंत्री नेहरू के सामने, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया उस समय। नवंबर में जब ये सेकंड एक्सीडेंट होता है तो फिर से वो अपना इस्तीफा देते हैं और इस बार वो फोर्स करते हैं नेहरू जी को कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। सभी लोग ये जानते थे, ये मानते थे कि एक्सीडेंट टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ है और दुनिया में कितना भी अच्छा रेलवे सिस्टम हो, सभी जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट तो होता ही है। लेकिन फिर भी शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, मैं रेलवे मंत्री हूं, टॉप लेवल पर मैं हूं, तो जिम्मेदारी मेरी है, ब्यूरोक्रेट्स की या टेक्निकल इंजीनियर्स की नहीं है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो अगस्त में भी इस्तीफा देने की पेशकश करी थी उन्होंने, तब स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन नवंबर में इन्होंने जबरदस्ती अपना इस्तीफा स्वीकार करवाया। और आज भी दुनिया में या भारत में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या फिर किसी मंत्रालय में कुछ गड़बड़ होती है तो लोग शास्त्री जी का नाम लेते हैं कि देखो उनसे सीखो, ही इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि उन्होंने उनकी गलती ना होने के बावजूद इस्तीफा दे दिया था। यानी कि वो जिम्मेदारी समझते थे कि जो टॉप पर व्यक्ति बैठा है अल्टीमेट जिम्मेदारी हमेशा उसकी होती है, अगर नाम उसका होता है तो जिम्मेदारी भी उसकी होती है। खैर आजकल तो लोग ये भूल चुके हैं, आजकल सिर्फ लोगों को नाम चाहिए, तो अब तो टॉप पे जो बैठता है उसको केवल नाम की पड़ी होती है, दे डोंट केयर फॉर सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनीवेज आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर पार्टी, मतलब ये अक्रॉस द बोर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यही हाल है। तो 1956 में जब ये शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया तो लोग काफी नाराज भी हुए। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर मिनिस्टर्स ने भी कहा कि आप जाने मत दो, नेहरू को ये कहा कि आप जाने मत दो शास्त्री जी को,
ये ठीक नहीं है, इनकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप इनको इस्तीफा इनका स्वीकार कर रहे हो। लेकिन ये नहीं माने और इस्तीफा देकर ये चले जाते हैं। 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू ने इन्हें फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया और इस बार इन्हें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बनाया जाता है। तो मतलब ये बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री पर प्रधानमंत्री कितना भरोसा करते थे कि फिर से उन्हें बुलाया गया, मंत्री बनाया गया। और इस बार 1961 में उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट होम मिनिस्ट्री दे दी जाती है। तो आप जानते ही होंगे कि भारत में गृह मंत्रालय कितना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। 1961 में गृह मंत्री बनाए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री और 61 से 64 तक ये इस पद पर बने रहे थे। मई 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में एक टसल शुरू होता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि लाल बहादुर शास्त्री इस जॉब के लिए बेस्ट पर्सन है। मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बट वो उस पॉलिटिक्स के अंदर मैं जाना नहीं चाहता, अभी बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, आपस में बहुत लोग चाहते थे कि ये बने वो बने, तो नेहरू के बाद कौन बनेगा, लेकिन सीनियोरिटी वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, हर तरह से शास्त्री वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड, वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड सीनियर मिनिस्टर थे। बेदाग छवि थी, कोई करप्शन का आरोप नहीं था इन पर। तो फाइनली लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इन्हें लीडर चुना गया लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का। और 1964 में शास्त्री जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और ये है राष्ट्रपति। आपको मुझे कमेंट में नाम बताना है कि इन राष्ट्रपति का नाम क्या है। ये कौन से राष्ट्रपति हैं जो शास्त्री जी को शपथ दिला रहे हैं पद की और गोपनीयता की। और एक और सवाल है, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये कौन है? ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बस ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इन्हें पहचान सकते हैं, ये कौन से नेता हैं। तो यहाँ पर शास्त्री जी जून 1964 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, नेहरू की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद। इनका कार्यकाल लगभग 1.5 साल का था, काफी छोटा कार्यकाल था। जून 1964 से लेकर जनवरी 1966 तक। लेकिन इस 1.5 साल के कार्यकाल में कई चीजें हो जाती है जिसके कारण आज भी हम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, ये देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास ही रखा, एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है वो भी अपने पास रखा। हालांकि बाद में स्वर्ण सिंह को विदेश मंत्रालय दे दिया गया था, लेकिन काफी समय तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यही थे और इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है वो भी इनके हाथ में थी। प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े फेरबदल नहीं किए। मोस्टली जो नेहरू के समय मंत्री थे उनको मंत्री पद पर बनाए रखा। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी में तो एक्टिव थी लेकिन कभी किसी पद पर नहीं रही थी, चुनाव वगैरह इन्होंने नहीं लड़ा था, बट इन्हें भी लाया गया, मिनिस्टर बनाया गया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब शास्त्री जो हैं ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक सेक्रेटरी रखना स्टार्ट किया। अब सेक्रेटरी का मतलब ऐसा सेक्रेटरी नहीं जो ये पेन लाओ और ये कागज यहां रख दो, वैसा सेक्रेटरी नहीं। सेक्रेटरी मतलब एक ऑफिसर, एक आईसीएस ऑफिसर, मतलब सीनियर आईसीएस ऑफिसर, मतलब जो आजादी के पहले ऑफिसर बनते थे उनको आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, अब आईएएस कहते हैं। तो एल.के. झा इनके सेक्रेटरी बनते हैं और यहीं से ये शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का ट्रेडिशन। तो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ नहीं होता था, ठीक है, लेकिन शास्त्री जी ने पहली बार ये परिपाटी शुरू करी कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को प्रधानमंत्री के अधीन रखा जाएगा एज अ सेक्रेटरी। और अब तो आप जानते ही हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इस तरह के कई सारे पद होते हैं और प्राइम मिनिस्टर का पूरा एक ऑफिस होता है, पीएमओ इसको कहा जाता है। तो पीएमओ होता है पूरा, और ये ट्रेडिशन शास्त्री जी के समय से शुरू होता है। इनके कार्यकाल के दौरान व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। व्हाइट रेवोल्यूशन ने भारत के दुग्ध उत्पादन को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। इन्हीं के समय अमूल मिल्क कोऑपरेटिव जो है आनंद में, ये अपना काम बड़े स्तर पर फैलाता है और ये आनंद गए थे खुद 31 अक्टूबर 1964 को। वहां पर इन्होंने कैटल फीड फैक्ट्री इनॉग्रेट करी थी और वहां पर ये देखा उन्होंने कि पूरा सिस्टम क्या है। तो देश भर के अंदर ये मॉडल कॉपी करने के लिए कहा गया, पूरे देश के एरियाज में इस तरह का एक अमूल जैसा मॉडल बने। उसके लिए उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करवाई आनंद में 1965 में। और इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन की भी शुरुआत होती है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी? भारत में खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट था। हमारी बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए देश में अन्न नहीं था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था अनाज। भारत अनाज इंपोर्ट करता था यूएस से, और आप देखिए इतना इंपोर्ट करना पड़ता था कि हमें लिटरली अमेरिका के सामने कई बार झुकना पड़ जाता था। तो एक PL 480 स्कीम हुआ करती थी, उस स्कीम के तहत भारत अमेरिका से अनाज खरीदता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका ने गलत क्वालिटी के, खराब क्वालिटी के अनाज को भेज दिया था। तो उसके बाद से भारत को लगा कि नहीं, अब यहाँ पर आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो 66 में भी काफ़ी इंपोर्ट किया गया, 1965 में भी बहुत इंपोर्ट होता है। इनफैक्ट शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो देश में खाद्यान्न का इतना बड़ा संकट आ गया था
कि इन्होंने खुद एक समय व्रत रखना शुरू किया, यानी कि सिर्फ एक समय खाना खाते थे, कहते थे कि एक टाइम खाना छोड़ दो, और पूरे देश की जनता को इन्होंने प्रेरित किया कि आप लोग सभी दिन में केवल एक बार खाना खाएं ताकि खाद्यान्न का संकट ना रहे। ये स्थिति थी। और जहां पर भी गार्डन्स थे, शास्त्री जी ने कहा जहां पर भी बाग बगीचे हैं उनमें सब जगह अनाज बोना शुरू कर दो, ऑर्नामेंटल फ्लावर नहीं चाहिए, हमें खाद्यान्न चाहिए। सो वी नीड व्हीट, राइस, इन सब के पौधे उगाओ, इनको उगाओ, ये मतलब पेड़ बगीचे वगैरह उगाने के बजाय इन पर फोकस किया जाए। तो ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की। तो इसीलिए फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी गई। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन की स्थापना होती है जनवरी 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है। और ये सब बैकबोन बनाते हैं, ये सब एक आधारशिला रखते हैं भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटीज आती हैं और धीरे धीरे 670s आते आते भारत पूरी तरह से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाता है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की जो नींव है वो शास्त्री जी ने रखी थी। फिर बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस की। तो इनका जो 1.5 साल का कार्यकाल था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी फॉरेन रिलेशन से संबंधित। इन्होंने श्रीलंका के साथ, जिसका नाम उस समय सिलोन था, सिलोन के साथ एक समझौता किया, इंडो सिलोन एग्रीमेंट इसको कहते हैं। तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की थी श्रीमावो बंडारनायके। तो बंडारनायके शास्त्री पैक्ट भी इसे कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1964 को यह समझौता हुआ। समझौता क्या था? बेसिकली भारतीय मूल के बहुत सारे लोग सिलोन में रहते थे, अंग्रेज उन्हें ले गए थे वहां पर काम करने के लिए, टी एस्टेट्स पे, चाय के बागानों में काम करने के लिए। लेकिन जब सिलोन आज़ाद होता है तो उसने वहां पर कई लोगों को नागरिकता नहीं दी। उसने कहा कि आप तो नागरिक हो ही नहीं यहाँ के, आपको तो अंग्रेज लेकर आए थे, आप भारतीय हो। तो ऐसे लोग वहां पर रह रहे थे। अब उन्होंने कहा हम तो यहाँ 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो अब हम यहीं के हो गए। तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए वहां पर यह समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया था। बर्मा के साथ भी इन्होंने समझौता किया। बर्मा के साथ भारत के रिश्ते उस समय इतने अच्छे नहीं थे। 1962 में बर्मा में एक मिलिट्री कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, और उसके बाद कई भारतीय परिवार जो हैं वो बर्मा की सरकार ने उनको वहाँ से निकाल दिया, बोला कि आप जाइए भारत फिर से। तो भारत और बर्मा के बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इन्होंने दिसंबर 1965 में रंगून की यात्रा करी और दोनों देशों के बीच में फिर से अच्छे संबंध स्थापित किए। शास्त्री जी के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध। इसे कई बार सेकंड कश्मीर वॉर भी कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध कश्मीर के कारण लड़ा गया था। तो पाकिस्तान का मकसद था कि 1962 के युद्ध में कमजोर हो चुके भारत से कश्मीर छीन लिया जाए। इसी लक्ष्य के साथ पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन भारत ने कश्मीर को नहीं जाने दिया अपने हाथ से। हमने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया। और उस समय एक्चुअली में भारत की आर्मी की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि 1960s की ये बात है। 62 में हम इंडो चाइना वॉर हारे थे। मनोबल इतना अच्छा नहीं था, इतने ज़्यादा सैन्य सामान हमारे पास नहीं था, इक्विपमेंट इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ करता था जितना आज है। तो ऐसे में भारत की फौज ने बहुत ही ज़बरदस्त मनोबल दिखाते हुए, दृढ़ता दिखाते हुए पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा और 1965 के युद्ध में भारत की जीत होती है। तो ये घटनाएं हैं अगस्त और सितंबर। मेनली जो लड़ाई हुई थी वो अगस्त और सितंबर 1965 में हुई थी। और दोनों के बीच में एक शांति समझौता करवाया जाता है। यूएसएसआर और यूएसए का दबाव आया तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाता है 1965 सितंबर के महीने में। और उसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है, नॉट राष्ट्राध्यक्ष, लीडर्स को बुलाया जाता है कि आप आइए और समझौता कीजिए, फाइनल ऑफिशियल समझौता। तो सीज फायर का मतलब तो बस ये होता है कि युद्ध एक बार के लिए रुक गया है, जो जहां पर है वो वहीं बना रहेगा। लेकिन फाइनल समझौता होना था ताशकंद शहर में। ताशकंद उस समय सोवियत यूनियन का एक शहर था। तो सोवियत यूनियन और यूएसए के इंटरवेंशन के कारण दोनों देशों के अध्यक्ष, उधर से पाकिस्तान से जनरल अयूब खान और भारत से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाते हैं। और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता साइन किया जाता है, जिससे ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब इसी युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। किसान क्योंकि खाद्यान्न का संकट था और जवान क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये इतना पॉपुलर नारा हो गया कि पूरे देश में छा गया। आज दिन तक ये बहुत पॉपुलर है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के आगे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसके आगे जय विज्ञान और जोड़ दिया था। तो ये नारा ओरिजिनली शास्त्री जी का दिया हुआ है। अब जब ये ताशकंद गए थे तो 10 जनवरी को समझौता होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया जाता है ताशकंद डिक्लेरेशन। लेकिन उसी रात को, 11 जनवरी की रात को, शास्त्री जी की अपने कमरे में डेथ हो जाती है नींद में। अब इनकी डेथ आज दिन तक कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ऑफिशियल रीजन ये दिया गया था कि इन्हें हार्ट अटैक आया था, नींद में इनकी तबीयत खराब हो गई और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये काफी आश्चर्यजनक है कि एक प्राइम मिनिस्टर को अटेंड करने के लिए वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था, मेडिकल हेल्प काफी देर से मिलती है और ओवरऑल शास्त्री जी की हेल्थ ठीक थी।
मतलब कोई ज़्यादा ऐसी तबीयत उनकी खराब नहीं थी, कभी पहले कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया था। तो उनकी मृत्यु को लेकर उस समय भी सवाल उठाए गए थे और आज दिन तक उठाए जाते हैं, क्योंकि एक थियरी ये भी है कि केजीबी ने उनकी हत्या कर दी, उनको जहर दे दिया। केजीबी क्या है? केजीबी रशिया की, सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी थी। तो केजीबी का ये मानना था कि ये प्रधानमंत्री हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि केजीबी एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहती थी जो पपेट प्राइम मिनिस्टर हो, जो सोवियत यूनियन कहे वो कर ले। तो इसीलिए शास्त्री जी की शायद हत्या कर दी केजीबी ने। वी डोंट नो दैट। और ऑफिशियली आज दिन तक रीजन यही दिया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन ये मृत्यु बहुत ही शॉकिंग थी। आप इमेजिन कीजिए, देश के प्रधानमंत्री आज किसी विदेशी दौरे पर जाएं और अचानक अगले दिन के अखबारों में सुबह खबर छपती है कि प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो ये कुछ उस तरह की घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इतनी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु होने के बावजूद भारत सरकार ने उस समय इनकी मृत्यु पर कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई। 12 साल बाद जब 1977 में जनता पार्टी पावर में आती है, उस समय राजनारायण कमेटी का गठन किया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के पीछे क्या कारण थे, उसकी जांच कीजिए। लेकिन ऑफ कोर्स 12 साल बाद जांच करना इतना सिंपल नहीं होता है। लेकिन इसमें भी जो जांच करी गई राजनारायण कमेटी के द्वारा, वो भी आज दिन तक पब्लिक नहीं हुई है। और राजनारायण कमेटी जब अपने लोगों को बुलाकर, मतलब शास्त्री जी के जीवन से जुड़े हुए जो लोग थे उनको बुलाकर उनके स्टेटमेंट ले रही थी, तब भी कुछ अजीब से वाक्य हुए थे। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया उनका, जब वो अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने जा रहे थे राजनारायण कमेटी के सामने। और राजनारायण कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो एक्चुअली अभी तक पब्लिक हुई नहीं है। तो समय समय पर ये डिमांड उठती रहती है। इनफैक्ट बीच में एक बार कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, और सीआईसी ने भी, यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने भी प्रधानमंत्री ऑफिस को ये कहा था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करो। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। और दो क्रूशियल विटनेसेस, उनके एक पर्सनल डॉक्टर और उनका जो पर्सनल नौकर था शास्त्री जी का, इन दोनों की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जब ये इस कमेटी के सामने अपना बयान देने के लिए जा रहे थे। एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि जो भी कमेटी गठित करी जाती है इस तरह से भारत सरकार के द्वारा, उसकी रिपोर्ट या उसके रिकॉर्ड्स पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हमेशा रखे जाते हैं। लेकिन इस राजनारायण कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल नहीं है। तो जो भी कारण रहा हो, मैं तो बस यही उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में एक्चुअल रीजंस बाहर आ जाएं कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उस जगह को विजय घाट कहा जाता है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे है विजय घाट। और हर साल आप देखेंगे कि शास्त्री जयंती के दिन प्रधानमंत्री या बहुत सारे सीनियर लीडर्स यहाँ जाकर पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने बाद में ये आरोप भी लगाए थे कि इनको जहर दिया गया था। और एक किताब भी लिखी गई थी, ललिता के आंसू। इस किताब को लिखा था एमएल वर्मा ने। 1978 में ये किताब प्रकाशित होती है। इसमें उनकी वाइफ ने काफ़ी कुछ बताया था। और कभी समय मिले तो सिलेक्शन के बाद इसको पढ़ लेना, अभी तो मत पढ़ो, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आराम से पढ़ना इसको। तो इस किताब के अंदर भी इनकी वाइफ ने काफ़ी सारी डिटेल्स बताई हैं लास्ट के समय की, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इट्स अ गुड रीड। शास्त्री जी की आज लेगेसी क्या है? देखिए, शास्त्री जी को पब्लिक सर्विस में एक एग्जेम्पलरी पॉलिटिशियन माना जाता है। इन्होंने देश की सेवा सच्चे मन से करी, ना कोई पर्सनल गेन के लिए, ना कोई इन्होंने बहुत पैसा जमा किया, ना कोई फैमिली डायनेस्टी बनाई। हाँ, इनके परिवार के कुछ सदस्य पॉलिटिक्स में आज भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्री जी ने कभी अपने बच्चों को राजनीति में आगे नहीं किया। और वैसे तो इंडिया इज अ फ्री कंट्री, जिसको बनना है राजनेता वो बन सकता है, लेकिन शास्त्री जी कभी पर्सनल या फैमिली पॉलिटिक्स को तवज्जो इन्होंने नहीं दी। और आप देखिए कि ये इतने सालों तक पॉलिटिक्स में थे, सालों साल मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे देश के। उसके बावजूद इनके पास कोई बहुत खास पैसा नहीं था। इनकी डेथ के बाद इनके परिवार के पास बहुत कम पैसा था। और ये गांधीयन फिलोसॉफी में सच्चे बिलीवर थे, गांधी जी के ये बहुत बड़े फॉलोअर थे। और गांधीयन फिलोसॉफी के अनुसार ही चलकर ना तो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी जमा करी, ना इनकी कोई ज़्यादा पर्सनल बिलोंगिंग्स थी। इनफैक्ट इनकी मृत्यु जब हुई थी उस समय उनके पास केवल एक कार थी पुरानी, और उसकी भी किस्तें बाकी थी। मतलब एक सोच रहे हो आप, एक प्राइम मिनिस्टर ईएमआई पर कार लेता है और उसकी भी किस्त इन्होंने पूरी नहीं करी थी जब तक इनकी डेथ हुई थी। ही स्टिल ओड मनी फॉर दैट कार। और एक और बहुत फेमस किस्सा है उस समय का, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था 1956 में, जब ये रेलवे मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद ये अपने घर पर जाकर बैठे थे, अपने घर पर लाइट वाइट बंद करके अंधेरे में बैठे थे। तो कोई रिपोर्टर इनसे इंटरव्यू करने गया था, भाई मंत्री थे, इस्तीफा दिया था। रिपोर्टर पूछता है कि आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? तो शास्त्री जी कहते हैं कि जब मैं मंत्री था तो मेरा बिल सरकारी क्वार्टर का सरकार भरती थी, यहाँ पर मेरे घर का बिल मैं भरता हूँ, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सारी लाइट्स ऑन करके बैठूं। तो ये सिंप्लिसिटी दिखाता है एक इंसान की, मतलब सिंप्लिसिटी भी है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इन्होंने पर्सनल गेन कुछ नहीं किया, जो भी था इनके पास वो इन्होंने देश के नाम न्यौछावर कर दिया।
इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया सरकार ने। 1966 में इन्हें पॉस्थ्यूमस भारत रत्न दिया जाता है और एक स्पेशल स्टैंप इनके नाम का निकाला गया। ये स्टैंप आप यहां पर देख सकते हैं। और इन्हें शांति पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बर्मा, सिलोन, पाकिस्तान, भारत के जितने पड़ोसी हैं सभी के साथ शांति करने की ठानी। युद्ध जब लड़ना पड़ा तब युद्ध भी लड़ा, लेकिन कोशिश इनकी हमेशा ये रही कि शांति हो। और आपने देखा कि 3 देशों के साथ तो इन्होंने शांति समझौते कर ही लिए, तो इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है। हमेशा इन्होंने शांति के पथ पर, अहिंसा के पथ पर चलने की कोशिश करी बजाय युद्ध के। लेकिन जब युद्ध लड़ने का वक्त आया तो इन्होंने युद्ध भी लड़ा और देश को सुरक्षित भी रखा। आप लोग सभी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उम्मीद करता हूं कि जो भी ये लेक्चर देख रहा है वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हो। तो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आज जहां पर होती है मसूरी में, उस इंस्टीट्यूट का नाम इन्हीं लाल बहादुर शास्त्री के पीछे रखा गया है, LBSNAA, जिसको आप सब लवासना जो भी कहते हैं। तो ये लवासना जो है, इसमें आप एंटर होते ही देखेंगे यहाँ शास्त्री जी का एक स्टैचू आपको देखने को मिलेगा प्रोमिनेंटली। तो कभी आप जब पहुंचे लवासना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लवासना पहुंचे, तो एक काम जरूर करिएगा, जाकर इस मूर्ति के सामने एक बार नमन जरूर करना और कोशिश करना कि शास्त्री जी के जो आदर्श हैं उसी पर चलकर आप अपने ब्यूरोक्रेटिक जीवन को पूरा कर सकें। तो इसी के साथ ये बायोग्राफी या जीवनी इनकी समाप्त करते हैं। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं। और यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। आइकॉनिक में बेनिफिट ये होता है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप अवेलेबल करवाई जाती है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करें तो। और याद रखिए कि हर बुधवार को एक नया बैच बनता है, तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। 18 तारीख से मेंस आंसर राइटिंग के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच स्टार्ट हो चुका है। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का भी कोर्स ऑनगोइंग है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 20 तारीख से पॉलिटी NCERT कोर्स लेकर मैं आ रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर पाथफाइंडर पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, बेस्ट 200 करंट अफेयर्स MCQs सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सभी में आपको ये काम आएंगे। 1 डे एग्जाम्स बेसिकली जो होते हैं सभी के लिए ये MCQ काफी काम के हैं। 2022 और 23 के बैच का पूरा हमने शेड्यूल जारी कर दिया है, उसको देख सकते हैं। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म चालू हो चुका है और रेज अ हैंड जैसे फीचर्स हैं क्लासेस में। कॉम्बैट में जरूर हिस्सा लें, रविवार सुबह 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है। इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीतने का मौका रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।